अरे आवाज। तो चलिएगा दोस्तों, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, खूब शेयर करिएगा, क्योंकि आज शनिवार था और शनिवार के बीच में आप लोगों के बीच फिर बना हूँ अपना जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आज जो हमारा शनिवार में क्विज हुआ था, ओपन क्विज था करणपुर में, तो इसमें जो टॉपर आया था 87 के साथ हमारा टॉपर टाई रहा था। आज के पेपर में 87 टॉपर रहा था, दोनों टॉपर हमारे 87 थे। तो आप लोग भी जो भी दूर दराज के वीडियो देख रहे हैं, फाइट कीजिएगा, देहरादून के कंपटीशन से देखिएगा आप कहाँ पे हो और कहाँ पे फाइट हो रही है। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं थोड़ा शेयर करते रहें, ठीक है, फटाफट शेयर करते रहें। और पहला क्वेश्चन खोल रहा मैं आपकी स्क्रीन के सामने, देखना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। हिंदी शब्दकोश में सौ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में जो सौ का क्रम आता है वो किस शब्दकोश के बाद आता है? तो जिन लोगों का भी आंसर अभी देखना, मिस्टर ओपी पटेल जी नमस्कार, मेरा आपको साथ साथ संध्या कोठारी जी को भी नमस्कार, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, जो सौ का क्रम आता है वो हिंदी माला में किसके बाद आता है? क के बाद आता है, क्योंकि मुझे पता है सौ क्या है, सौ एक क्या संयुक्त व्यंजन होता है। इसका जो अगर मैं देखूं तो जो सौ बनता है ये किससे बनता है? हमारा क प्लस सौ से हमारा ये बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ त्र देखना, जो त्र बनेगा हमारा तो हलंत प्लस रो से हमारा क्या बनेगा? त्र बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना सीधा फटक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता? कन्नड़ संबंध, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारत में देखा था हमने अनेक भाषा परिवार है, जैसे मैंने देखा था आर्य, द्राविड़, भारतीय भाषा परिवार की तो हमारी हिंदी है ही। तो कन्नड़ भाषा, पहले आर्य भाषा में आ जाओ। आर्य भाषा देखना, जो आधुनिक हमारे ऊपर उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं ये आर्य भाषा की श्रेणी में आती। जैसे मैंने हिंदू देखा था, हिंदी, हिंदी किसका पार्ट है? हिंदी भी आर्य भाषा का है। हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, इसमें जो आर्य भाषा में एक चीज और याद रखना, उर्दू, उर्दू भी किसका पार्ट है? हमारा उर्दू भी हमारा आर्य भाषा परिवार का पार्ट है। हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, कश्मीरी, गुजराती, ठीक है, ये सारे हमारे आर्य भाषा के पार्ट पढ़ते हैं। जबकि तो दक्षिण क्षेत्र में बोले जाती, दक्षिण भारत में बोले जाते, जैसे हमें कन्नड़ देखा, मलयालम देखा, इसके साथ मलयालम के साथ साथ मैंने तेलुगु देखा, तमिल देखा, ये सब किसकी? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं आती हैं हम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, ग्रस्त का विपरीतार्थक या ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा हम पे? आपको पता है, आपने देखा, आप क्या कहता है? ये तो रोग से ग्रस्त है, या इसका जो हम विलोम बनाएंगे तो आपको याद रखना है ये तो क्या रोग से क्या हमारा मुक्त है। तो क्या ग्रस्त का जो बनेगा वो क्या बनेगा? मुक्त बनेगा। ठीक है, एक आपको ऑप्शन सी दिख रहा, लुप्त। लुप्त का जो विलोम शब्द बनेगा, लुप्त का विलोम शब्द क्या बनना था हमारा? प्रकट। लुप्त का क्या बनना था? प्रकट बना, प्रकट बनना था। लुप्त का प्रकट, ठीक था। अगर मैं देखूं आपको ऑप्शन बी दिख रहा, सुसुप्त। सुसुप्त, सुसुप्त का जो आता है वो आता है जागृत। सुसुप्त का क्या आना था? जागृत आना था। वैसे ही ग्राह्य, ग्राह्य का जो आना था वो आना था हमारा हे। ठीक है, ग्राह्य का जो बनना था वो क्या बनना था? हे बनना था। चार के चार ऑप्शन हमारे हो चुके हैं। फटक से देखना अगले क्वेश्चन पे, बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिएगा। तो देखना निम्नलिखित में से कौन हमारा बेमेल होगा? आपने देखा प्रियजन, प्रियजन का भी वही अर्थ निकलता है, साथ साथ परिवार का भी वही अर्थ निकलता है, और बच्चों का भी वही अर्थ निकलता है। ये वाला इसी खोल देना है, ठीक है। जो निकलना था वो बेमेल आना था, जो वो आना था वो आता हमारा घर। ठीक है, इसके साथ अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा? मुंदरी का तत्सम रूप क्या होगा? फटक से जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा जल्दी बताना मेरे को, मुंदरी शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? ठीक है, जिन लोगों का भी आंसर आ रहा, घर घर घर, सबका सही है। दीपक डबराल जी, एस कोठारी जी, पंकज, मिस्टर ओपी पटेल, सबका सही है। ठीक है, फटक से बताना मेरे को जो आएगा। मुंदरी, मुंदरी का जो अर्थ होगा, तत्सम रूप होगा, वो क्या होगा? 5 का डी आया ऑप्शन राहुल बिस्ट का। राहुल बिस्ट जी आपका बिल्कुल सही है। 5 का जो आंसर आना था ऑप्शन डी, मुद्रिका होना था। ऐसे ही मैं कुछ देखूं, एक आता हम पे अपादहस्त, 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 अपादहस्त का जो तत्सम रूप, तत्भव रूप देखूंगा मैं, कहता है इसे अपाहिज, अपाहिज। ठीक है, ऐसे ही आपने हरिद्रा देखी थी, हरिद्रा,
हरिद्रा का तो तत्सम होता है, वो क्या होता, हल्दी होता। ठीक है, हरिद्रा का क्या आना था, हल्दी आना था। ऐसे ही 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, नारिकेल। नारिकेल, नारिकेल का जो तत्भव बनना था वो नारियल बनना था। ऐसे अक्षोट बताया था मैंने आपको, अक्षोट, अक्षोट का जो बनना था वो बनना था अखरोट। ठीक है, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प युग्म त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, देखना किस विकल्प में हमारा त्रुटि है। तो आप लोगों को बताना था, पहला विकल्प देखना अपेक्षा, अपेक्षा जिससे आपसे की जाती है, अपेक्षा का जो उल्टा बनेगा वो उपेक्षा बनेगा। बिल्कुल सही है, उपेक्षा का अपेक्षा ही बनता है। इसके साथ साथ जो अगला बनना था, अगला देखना अग्रज। अग्रज, अग्रज बड़ा होता और अनुज क्या होता, छोटा होता है। ठीक है, उन्नत का देखना, तो उन्नत का अवगत नहीं होगा, बल्कि क्या होना था, अवनत। उन्नत का क्या होना था, अवनत होना। तो ऑप्शन सी तो हम पे बेमेल था, साथ साथ आदान का प्रदान हमारा क्या था, एकदम सही हमारा बनना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, समुच्चय बोधक को कहते हैं। आपको पता है समुच्चय बोधक, वैसे समुच्चय बोधक देखना शब्दों को जोड़ेगा या वाक्यांशों को जोड़ेगा, थोड़ा फटक से बताना। मेरा जो समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक हमारा शब्दों को जोड़ेगा या वाक्यांशों को जोड़ेगा? ऑनलाइन में जितना भी जुड़ा थोड़ा जल्दी बताना, थोड़ा 16,000 के पे पहुंचाइएगा थोड़ा चैनल को। जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं एक चक्कर सब्सक्राइब कीजिएगा, बंदी रख सक की कसम है आपको अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, पहले बताना समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ेगा या वाक्यांशों को, वाक्यों को जोड़ेगा? जिन लोगों का भी वाक्य आ रहा है बिल्कुल सही है, पंकज जी आपका सही है, रंजीत राणा जी ठीक है, वाक्यों को जोड़ेगा। और जो वाक्य को ये जोड़ता है ये एक क्या होता, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, समुच्चय बोधक। विकारी और अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन या कारक के आधार पर विकार आता वो विकारी शब्द होते हैं। इन विकारी शब्दों में मैंने देखा लड़का होता है, जैसे मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार हमारे क्या विकारी होते हैं। और जो हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार क्या होते हैं, हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक देखना, तो समुच्चय बोधक पे जब बात आएगी, समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि आप जब वाक्यांशों को जोड़ेंगे तो दो टाइप से जोड़ सकते हैं आप, या तो आप संयुक्त वाक्य की फॉर्म में देखेंगे या तो आप मिश्र वाक्य की फॉर्म में देखेंगे। जो संयुक्त वाक्य में जो हमारे समुच्चय बोधक आएंगे उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। और जो हमारे मिश्र वाक्य में आएंगे इन्हें व्याधिकरण। तो दो प्रकार के हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, सीधा अगला देखना, पढ़े लिखे बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े लिखे बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल, वाक्य जो हमारा ये लोकाक्ति है, लोकाक्ति का जो मेरे को अर्थ बताना था, अर्थ क्या होगा? तो जिन लोगों का भी ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी क्या आ रहा है हमारा, ये इसी खोल दो यार, ये वाला बहुत गर्मी हो रही। ऑप्शन बी देखना, योग्यता होते हुए भी विवादता के कारण, विश्वस्तता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना ही हमारा क्या था, पढ़े लिखे फारसी बेचे तेल यह देखो कुदरत का खेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे सीधा सीधा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र आपको पता देवेंद्र है, देवेंद्र के साथ साथ आपने शक्र देखा था, शक्र के साथ साथ आपने सचिपति देखा था, सचिपति के साथ साथ आपने माधवा देखा था। तीनों के तीनों किसके थे? इंद्र के थे। जो इंद्र का नहीं था वो क्या नहीं था? भूप। भूप हम किसी का कहते हैं? भूप का अर्थ हम पे राजा आता, राजा कहूं, महेश कहूं, ठीक है, नरेश कहूं, नरपति कहूं, ये सब किसके होते हैं? राजा। ठीक है, राजा के पर्यायवाची शब्द आते हैं। एक ऐसे ही हम पे आता मनसीज। मनसीज थोड़ा फटक से बताना, मनसीज किसका पर्यायवाची शब्द होगा? मनसीज किसका पर्यायवाची शब्द होगा? कामदेव का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है? निम्नलिखित में से कौन सी हमारी विसर्ग संधि है? तो बताना था मैं विसर्ग संधि कहां पे इस्तेमाल हुई है। पहले थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड थोड़ा दिक्कत कर रहा, जहां पे भी एक कॉमा दिख रहा है इसे 100 बना देना। ठीक है, अब बताओ हमारा जो विसर्ग संधि आ रही है, विसर्ग संधि किस में आ रही? आपने देखा यशोदा, अगर यशोदा को मैं तोड़ता हूं तो मैं किस रूप में तोड़ता? यश प्लस द, तो ये तो हमारा विसर्ग बनना। ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, विसर्ग संधि इसमें रूल हो रही। ऑप्शन बी पे आ जाना, दिग्गज। दिग्गज,
दिग्गज में जो बनेगा दिक् प्लस गज, कौन सी संधि? तो व्यंजन संधि। ऑप्शन सी में देखना जगदीश, जगत प्लस ईस, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और ऑप्शन डी में देखना महेश, महा प्लस ईस, ओ प्लस ई के बाद ई आ रहे तो ए बनेगा, तो सीधा सीधा गुण संधि हमारा महेश में बनना था। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इनमें से केवल एक ही है और सबकी नजर उस पर पड़ गई होगी, और वो है हमारा सूरज। सूरज का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? हमारा सूर्य। ठीक है, अगर मैं इसी सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द आप पे पूछूं तो सूर्य का थोड़ा स्त्रीलिंग शब्द बताना मेरे को, जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा फटक से बनाना, टाइम कम है। सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? इस सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? थोड़ा जल्दी से बताना। मैं केवल पहला कमेंट पढ़ना चाह रहा हूं, किसका सही आता, बस 2 मिनट के लिए जल्दी से बताना, थोड़ा क्विक, जल्दी जल्दी बताना, पेपर नजदीक है। सूर्य, अंजलि पांडे का सही आया। सूर्य का स्त्रीलिंग जो बनता है वो सूर्य बनता हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है? रामू की डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश 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 अधिक बुद्धिमान है। राम देखना, जो आंसर बनेगा वो सभी ने करने लगा होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। रामू की उपेक्षा, यहां पे क्या आना था? रामू की उपेक्षा इसलिए हुई। उपेक्षा मतलब उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि क्या? उसकी तुलना में राजीव क्या था? राजीव उसकी अपेक्षा बेहतर था। अपेक्षा का उल्टा क्या होता? हमारा उपेक्षा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? यह दृश्य बहुत सुंदर है, मैं बहुत सुंदर क्या होगा? यह दृश्य बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर में बहुत सुंदर। जब सुंदर आपको पता है, जो सुंदर है, सुंदर क्या हमारा एक विशेषण है। जैसे आपने कहा सुंदर, सुंदर लड़का, तो सुंदर क्या हमारा विशेषण होता है, और सुंदर की जो विशेषता बता रहा है वो बहुत बता रहा है, तो बहुत हमारा क्या यहाँ पे? प्रविशेषण। ऑप्शन डी हमारा प्रविशेषण हमारा क्या आना था? बिल्कुल सही आना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? गरीबों की सहायता करो, मैं गरीबों शब्द क्या होगा? गरीबों की सहायता करो, मैं गरीबों शब्द क्या होगा? थोड़ा फटक से बताना, गरीबों की सहायता करो, मैं गरीबों शब्द क्या होगा? जल्दी बताना, क्योंकि गरीब देखना, पहले 3 शब्द लिख रहा मैं यहां पे, गरीब, गरीबी और गरीबों, ये 3 शब्द लिखे। 3 के 3 शब्द अलग अलग चीजों में होता है। 14 का सी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे आपने देखा गरीबी, गरीबी, गरीबी क्या हमारा? एक भाववाचक संज्ञा होती। भाववाचक संज्ञा हमारा गरीबी होती है, और कभी भी जो भाववाचक संज्ञा हमारा जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होती है या बहुवचन के रूप में इस्तेमाल होती है, तो वहां पे किसके साथ जाती है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। यहाँ पे जो गरीबों है वो भाव के रूप में इस्तेमाल ना होके एक जाति के रूप में होगा, तो जातिवाचक संज्ञा। हमेशा इस बात का ध्यान देना कि कहीं पे भी अगर भाववाचक संज्ञा बहुवचन में इस्तेमाल हो रही है तो क्या? सीधा सीधा जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। आपने यहाँ पे गरीब देखा, गरीब क्या है? तो कई लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा गरीब। गरीब भाववाचक संज्ञा ना होके गरीब आपको याद रखना क्या है? विशेषण। गरीब विशेषण है, जबकि गरीबी क्या? गरीबी हमारा भाव है, और गरीबों क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा। आप लोग हमेशा एक चीज कंफ्यूज होता है, आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं भाववाचक संज्ञा निकालना और विशेषण निकालने में। कहां पे भाववाचक संज्ञा है और कहां पे विशेषण है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में देख लूं ना, मैंने 2 चीज कर लिया, एक गरीब लिख दिया और एक लिख दिया मैंने गरीबी। 2 चीज लिखी मैंने, मेरे को ढूंढना भाववाचक संज्ञा कौन सी है और विशेषण कौन सी है, तो मैं क्वेश्चन मार्क मार देता हूं ऐसे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क मारे, मैंने देखा क्या कहा? गरीब। मैंने कहा गरीब क्या? क्वेश्चन मार्क मार दिया गरीब के पीछे। मैंने कहा गरीब क्या? आपने कहा गरीब आदमी। तो गरीब का क्या हमें आंसर मिल रहा, मतलब ये क्या हमारा? विशेषण। जब आप किसी ऐसे शब्द में क्वेश्चन मार्क मार रहे हो और उसका आंसर मिल रहा है, तो सीधा सीधा समझ आना वो क्या है? विशेषण। गरीबी पे मैंने क्वेश्चन मार्क बना, मैं कहा गरीबी क्या? आपने क्या क्या गरीबी? कुछ आया नहीं आंसर, तो गरीबी क्या हमारा? भाववाचक संज्ञा। फंसोगे कभी भी तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क बना देना। अगर आंसर मिल रहा तो विशेषण के साथ जाना, आंसर नहीं मिल रहा है तो भाववाचक संज्ञा के साथ जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि होगी? कल्पांत, कल्पांत को तोड़ेगा पहले, तो कल्पांत क्या बनेगा हमारा? कल्प प्लस अंत।
अ प्लस अ बराबर आ, तो सीधा सीधा किस संधि में जाना था? दीर्घ संधि में हमारा जाना था। जिन लोगों का भी ऑप्शन सी आया है बिल्कुल सही है उनका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? लिंग की दृष्टि से पहला ऑप्शन ए पे आ जाना। जो लिंग की दृष्टि से हम पे शुद्ध आएगा वो क्या आ गया? सम्राट का, जो सम्राट का सम्राट ही नहीं होता बल्कि सम्राज्ञी होता। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाय ऑप्शन चलोगे तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, सम्राज्ञ का सम्राज्ञ, बीरा का बीरांगना। वीर का क्या होना था हमारा? वीर का हमारा बीरा होता है, तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या था? डिलीट, ठीक है। वीर का बीरा अपना होता है। आपने देखा गोप, गोप का गोपनी, ये भी बिल्कुल गलत है। गोप, गोप का आपने देखा कृष्ण गोप था और कृष्ण की क्या थी? गोपियां, तो गोप का क्या था? गोपी होता है, ठीक है। और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही था, सुलोचन का क्या होता? सुलोचना होता है, ठीक है। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी मारा उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता? नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नाहर, नाहर देखा आपने, केहरी देखा आपने, केसरी देखा आपने, शार्दुल देखा आपने, मृगराज देखा आपने, सबके सब किसके मिलते हैं? शेर के मिलते हैं। अगर मैं देखूं सरिता हुआ, नदी हुआ, निम्न पथगा हुआ, ये किसके? सारे नदी के मिलते हैं। आपको रविसूत देख रहा, रविसूत हुआ, अश्व हुआ, घोटक हुआ, सब किसके? घोड़े के मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता? विश्व भारती, विश्व भारती किसकी पत्रिका है, या विश्व भारती में किसने काम किया था? विश्व भारती जो पत्रिका मिलती है ये मिलती है हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, क्या मिलती है? पत्रिका मिलती है, ठीक है। पत्रिकाओं पे जाओगे तो आपने देखा हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी, 4 पत्रिकाएं थी। वो किसकी? प्रेमचंद की फेमस थी, ठीक है। इसके साथ साथ एक अंबर नाम से आपने पत्र देखा था, पीताम्बर दत्त बटवाल से अंबर नाम से पत्र लिखे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना सीधा सीधा, क्या कह रहा? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका आपको सीधा सीधा पता है किसकी? रसखान की रचना है, और यही रसखान कहते हैं मीराबाई के भी गुरु माने जाते हैं, ठीक है। रसखान सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ मीराबाई देखना, मीराबाई राजस्थानी, साथ ब्रज भाषा के साथ साथ राजस्थानी की क्या मूल लेखिका मीराबाई मानी जाती है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के बारे में ज्यादातर चर्चाएं आएगी, तो इन्हीं का एक आता है कामायनी, एक रचना आती है। कामायनी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की रचना मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। कभी भी आप किसी कार्यालय में काम कर रहे हो तो कार्यालय आदेश क्या होगा? हमेशा जो क्या होता? वरिष्ठ से बड़ा व्यक्ति किसे? छोटे व्यक्ति की ओर भेजता है, तो सीधा सीधा आपको याद रखना वरिष्ठ से कहां की ओर? कनिष्ठ की ओर भेजा जाता है। बड़े से छोटे पद के लिए हमारा क्या? कार्यालय आदेश आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस वर्ष तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई? तो आपको पता ही है, जब हमारा पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड तो 9 नवंबर 2000 को बना, उससे पहले हम उत्तर प्रदेश के अधीन रहा करते थे। 1972 में हमने केदारनाथ वन्य जीव प्रहार के अंतर्गत क्या कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की थी 1972। इसके साथ साथ 1982 में हमने कांचुला खर्ग में कस्तूरी मृग क्या कहता है? प्रजनन केंद्र बनाया था। अभी देखना जो सबसे ज्यादा कस्तूरी मृगों की संख्या हमारी मिलती है वो कहां पे मिलती है? पिथौरागढ़ के अस्कोट, अस्कोट अभयारण्य में हमारी क्या सर्वाधिक कस्तूरी मृगों की संख्या मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में वर्ष 2016 में कितने दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था? जो उत्तराखंड में था वर्ष 2016 में जो शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, इमरजेंसी हमारे यहाँ पे लगी थी, वो कितने टाइम पीरियड के लिए लगी थी? तो आपको पता है 46 दिन के लिए लगी थी। 27 मार्च से हमारी क्या राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाता है, 27 मार्च 2016 से, तो कितना टोटल 46 दिन तक चलता है। उस टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता है उस टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे हरीश रावत सरकार थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला था, न्याय पंचायतों को कितने रुपए तक का जुर्माना करने का अधिकार है? देखना न्याय पंचायतें भी जुर्माना लगा सकती है या टैक्स वसूल सकती है। आर्टिकल 243 एफ और जी के अंतर्गत ये क्या करते हैं? टैक्स वसूल सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं। इनमें जो इनकी मैक्सिमम पावर होती है, मैक्सिमम ये कितना तक? 100 रुपए तक की क्या लगा सकते हैं? किसी पे भी जुर्माना लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
निम्न में से कौन सी गुफा चमोली में स्थित नहीं है? आपको बताना था चमोली में कौन सी गुफा नहीं है। बाई ऑप्शनल चलेंगे। पहला ऑप्शन देखना, स्कंद गुफा, बद्रीनाथ के पास पड़ती है हमारी स्कंद गुफा, माणा के पास में पड़ती है, तो स्कंद गुफा तो बिल्कुल चमोली में है। नारद गुफा भी वहीं पड़ती है, और मचकुंद हुआ, गणेश हुआ, सारी गुफाएं लगभग लगभग वहीं पे। तो ये 3 गुफाएं तो हैं। वशिष्ठ गुफा हमें पता है टिहरी में पड़ती है हमारी वशिष्ठ गुफा, ठीक है। कहां पे? तो टिहरी में हमारी वशिष्ठ गुफा पड़ती है। ऐसे एक आती है पांडव गुफा। पांडव गुफा, पांडव गुफा जब आप गंगोत्री जाओगे तो गंगोत्री के पास में हमारी पांडव गुफा पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्रांतेश्वर पर्वत स्थित है। क्रांतेश्वर पर्वत, इसी पर्वत पे क्रांतेश्वर महादेव भी स्थित है। क्रांतेश्वर जो पर्वत पड़ेगा हमारा, क्रांतेश्वर पर्वत हमारा कहां पे पड़ता है? तो आप सीधा आपको याद रखना चंपावत में। कानदेव, कानादेव की पहाड़ियां भी यहीं चंपावत में पड़ती है। हिडम्ब पर्वत भी लगभग इधर ही पड़ता है, ठीक है। अखिल तारिणी का मंदिर कहां पे है? थोड़ा फटक से बताना, अखिल तारिणी का मंदिर कहां पे है? जितने भी लोग देख रहे हैं थोड़ा फटक से बताना, अखिल तारिणी का मंदिर कहां पे है? जो मैं देखना चाह रहा हूं किसका कमेंट पहला आ रहा है, ठीक है। फटाफट मारेगा, बंदी रक्षक आपके सामने है, चंपावत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नैनीताल तथा बाड़वाला से कौन से लेख प्राप्त हुए? नैनीताल और बाड़वाला से आपको पता ही है लेख कैसे मिले। तो नैनीताल और बाड़वाला से हमें क्या? ईंटों पे लेख मिले, ठीक है। ईंटों पे लेख मिले। गुहा लेख, गुफाओं के अंदर लेख कहां से मिला है? तो आपको पता है गुहाओं पे हमने गोरखा उड्यार देखा था, लखू उड्यार देखा था, गुफाओं के अंदर हम पे लेख मिले। मूर्ति पिटिका लेख, मूर्ति पे लेख कहां कहां से मिलता है? एक आपने कुलसारी देखा था, कुलसारी का सूर्य मंदिर आपको पता है हमारी साइड पड़ता है, जहाँ का मैं खुद हूँ, चमोली पिंडर घाटी में पड़ता है। इसी में हमें क्या एक मूर्ति पिटिका लेख मिलता है, या कार्तिकेयपुर राज के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। कार्तिकेय राजा जतपाल देव का ये क्या माना जाता है? अभिलेख माना जाता है। इसके साथ साथ हमने देवलगढ़ देखा था। इन दोनों जगह क्या मिलता है? मूर्ति पिटिका पे लेख मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने यज्ञ वेदिकाएं देखी थी। एक तो आपने बाड़वाला में देखी थी यज्ञ वेदिका सीलवर्मन की, एक आपने यमुना घाटी में देखी थी अमोद भूति की यज्ञ वेदिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, वैनसांग द्वारा ब्रह्मपुर राज्य के कितने बौद्ध विहारों का उल्लेख किया गया था? वैनसांग द्वारा जो ब्रह्मपुर राज्य था, ब्रह्मपुर राज्य में से पौरव वंश के काल पे वैनसांग यहाँ पे आया था ना, पर्वताकार राज्य वंश जो हमारा तालेश्वर से जिसका अभिलेख मिलता था उस टाइम आया था। और उस टाइम इन्होंने क्या 5 बौद्ध विहारों का यहाँ पे उल्लेख किया था। साथ साथ इस बौद्ध विहार को ब्रह्मपुर की संज्ञा दी थी। साथ साथ जो ये ब्रह्मपुर राज्य था, इन्होंने क्या कहा था? ये पर्वतों के बीच में सुव्यवस्थित एक चारों ओर फैला एक सुंदर सा राज्य की इन्हें क्या संज्ञा दी थी पौरव वंश को, ठीक है। वो द्वितीय बर्मन वाला पौरव राजवंश, ठीक है। अगला देखना, खरपर देव वंश का वह शासक जिसके द्वारा किसी किरात पुत्र से संधि करने का उल्लेख मिलता है, जिसने बाद में व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमि दान दी थी, ठीक है। तो खरपर देव वंश का जो अंतिम राजा था वो त्रिभुवन राज था। इसी का उल्लेख मिलता है कि इसने किससे संधि की थी? तो एक किरात वंशी से इन्होंने संधि की थी। त्रिभुवन राज के बारे में जो जानकारी देता, तो पहला देखना त्रिभुवन राज का एक अभिलेख मिलता है, बागेश्वर अभिलेख। इसी बागेश्वर अभिलेख में, त्रिभुवन राज के बागेश्वर अभिलेख में जो जानकारी मिलती है कि वह संदेव ने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की थी। त्रिभुवन देव के टाइम पीरियड मैंने देखा था बंगाल के पालों का आक्रमण होता त्रिभुवन राज पे, जिसके कारण त्रिभुवन राज की सत्ता यहाँ पे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इस परिवार खरपरदेव परिवार का अंतिम राजा त्रिभुवन राज रहता। और इसके बाद यहाँ पे कौन सा वंश बैठ जाता है? निम्बर देव वंश यहाँ पे बैठ जाता है। किसकी सहायता से? पालों की सहायता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी? कत्यूरी शासकों की जो लोक भाषा थी वो पाली थी, ठीक है। इन्होंने कौन सी लोक भाषा इस्तेमाल की? तो पाली, ठीक है। अगर इनकी राजकीय भाषा देखो तो राजकीय भाषा किसमें करते थे? संस्कृत में करते थे। आम बोलचाल की भाषा इनकी पाली थी, जबकि अभिलेख वगैरह जो राजभाषा होती संस्कृत में इनका यूज करते थे। आपने एक चीज देखा, अशोक का अभिलेख, कालसी अभिलेख किस भाषा में मिला? तो आप सीधा कह देते प्राकृत में। वैसे अशोक की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। आपने इतना जरूर पढ़ा है, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी, ठीक है। लेकिन अशोक के टाइम पीरियड में जो भाषा प्रचलित थी वो प्राकृत थी। साथ साथ इस टाइम जो ये अभिलेख मिलता है किस लिपि में मिलता है? अशोक का, तो ब्राह्मी लिपि में मिलता है, ठीक है। पटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है? शाहजहां के समकालीन चंद राजा कौन था? शाहजहां के टाइम पीरियड पर आपने देखा था चंद राजा बाज बहादुर चंद था। यही बाज बहादुर चंद शाहजहां से मिलने दिल्ली में जाता, जिसके बाद पहले इसका नाम बाज चंद था, बाद में बहादुर की उपाधि या जमींदार की उपाधि से कौन देता? तो शाहजहां देता है,
ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद देखना, तो गरुड़ ज्ञानचंद किसके टाइम पीरियड में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे दिल्ली दरबार में गया था। ठीक है। रुद्रचंद किसके टाइम पीरियड में था, तो रुद्रचंद अकबर के टाइम पीरियड में लाहौर में गया था 1588 में। इसी के बाद 84 माल परगना रुद्रचंद को मिला था। अगला क्वेश्चन देखना, गोरखा पंथ के सन्यासी सत्यनाथ का आवास स्थल कहां पे माना जाता है। गोरखानाथ के जो सन्यासी थे सत्यनाथ, क्या था, नाथ पंथ के अनुयायी थे। जयपाल भी क्या नाथ पे इनका अनुयायी था। जो इनका अभिलेख, जो इनका निवास स्थान माना जाता है वो कहां पे, देवलगढ़ के। एक ऐसे ही नाथ पंथ के अनुयायी आपने चंद शासक भी देखे थे, कीर्तिचंद, जिन्होंने नागनाथ का मंदिर बनाया था चंपावत में, वो भी किस पंथ के अनुयायी माने जाते हैं, नाथ पंथ के अनुयायी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना 32 क्या कह रहा, सती प्रथा का उल्लेख किस राजा के काल में मिलता है। उत्तराखंड में जो सती प्रथा का अभी उल्लेख मिलता है हमें किस राजा के काल में मिलता है, तो आपको याद रखना जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है उत्तराखंड से वो एक ही राजा था, श्याम शाह। श्याम शाह के काल में मिलता है कि इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि यहाँ पे इनकी जो पत्नियां थे वो क्या हो गई थी, सती हुई थी। फटक से देखना अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है अगला क्वेश्चन हम पे, गजराज मिश्र व ब्रेंडसॉ के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। वैसे आपने देखना पहला आ जाना आंग्ल गोरखा युद्ध। आंग्ल गोरखा युद्ध 1 नवंबर 1814 से शुरू हुआ था। उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नर चल रहे थे लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मोइरा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखो पहली संधि 27 अप्रैल 1815 को हमारी लाल मंडी की संधि या कुमाऊं समझौता कहते हैं, या संगोली की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। जो व्यावहारिक रूप से इसे अमल दिया गया था वो दिया गया था 2 दिसंबर 1815 को। उस दिन नेपाल नरेश के जो राजदूत थे गजराज मिश्र या पंडित जो इनके होते हैं, साथ साथ ब्रिटिश की ओर से ब्रेंड्स हो जाते हैं, जिनके मध्य संगोली की संधि क्या होती है, संगोली नामक जगह पे होती है। तो 2 दिसंबर 1815 इस संधि की जो पुष्टि होती है, पुष्टि कब होती है, तो मार्च 1816 में नेपाल सरकार इस संधि की क्या कर देती है, पुष्टि कर देती है। अगला देखना अल्मोड़ा के सालम में किस समय क्रांति हुई थी। अल्मोड़ा के सालम में क्रांति कब हुई थी, तो आपको याद रखना अल्मोड़ा के जो सालम में क्रांति हुई थी 25 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम, 25 अगस्त 1942। सालम या धामगो की घंटा इसे कहता है। अगर 19 अगस्त की बात करूं तो देघाट में हमारा क्या हुआ था, 19 अगस्त को हुआ था। 5 सितंबर को आपको पता है सल्ट में, 5 सितंबर को कहां पे हुआ था हमारा, तो सल्ट में हमारी क्रांति हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं किसकी पुस्तक है। आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक मिलती है, ये मिलती है कांति प्रसाद नौटियाल की मिलती है। ठीक है। कांति प्रसाद नौटियाल की मिलती है आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं। ठीक है। इसके साथ साथ शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल चारण के नाम में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। उत्तराखंड के इतिहासकार रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में इन्होंने लिखा है। ठीक है। राहुल सांस्कृतन साहब, राहुल सांस्कृतन का आपने देखा मध्य एशिया का इतिहास, इनकी एक फेमस कृति थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, छांगले, जो अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है, छांगलेश राजवंश की जो पुष्टि होती है, जो छांगलेश राजवंश की जो पुष्टि होती है उत्तराखंड के किस शिलालेख में मिलता है इसका उल्लेख। छांगलेश जो वंश की जानकारी हमें देगा, छांगलेश या योद्धेवंश की, जो योद्धेवंश की भी ये जानकारी देता, लाखामंडल का अभिलेख देता। लाखामंडल का रानी ईश्वरा का अभिलेख यादवों की क्या मानी जाती है, रानी मानी जाती है, रानी ईश्वरा। साथ साथ यहाँ पे एक वंश की और जानकारी मिलती है, वो था छांगलेश अभिलेख। कालसी से आपको पता है अशोक का अभिलेख मिला था। बाड़ावाला से मैंने अभी बताया था आपको शीलवर्मन की यज्ञ वेदिकाएं मिली है। गोपेश्वर से हमें त्रिशूल अभिलेख मिलता है जिसमें नाग राजाओं के कुछ उल्लेख मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे एक हमारा विदेशी आक्रांता था अशोकचल, एक नेपाल का नरेश था अशोकचल, जिसका आक्रमण गढ़वाल पे आक्रमण की जानकारी भी गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, कत्यूरी काल में किस शाखा में रजवार रहते थे। कत्यूरी टूटे थे, कत्यूरी के बाद कौन सी शाखा ऐसी थी जिसमें हमारे रजवार रहते थे, तो आपको पता है अस्कोट शाखा। कत्यूरी की जो अस्कोट शाखा थी, अभयपाल वाली शाखा, तो इस शाखा में क्या होते थे, रजवार लोग रहते थे। ठीक है। अस्कोट के क्या थे, अस्कोट के रजवार आपने सुना ना, तो ये रजवारों की शाखा कौन सी थी हमारी, तो अस्कोट शाखा थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की थी। महात्मा गांधी जब भारत आए थे, ठीक है, उसके बाद जब महात्मा गांधी ने सबसे प्रथम यात्रा की थी वो सबसे पहले 1915 में सबसे पहले वो कहां पे, हरिद्वार आए थे।
ठीक है, हरिद्वार आए थे। ठीक है, जो गांधी जी की ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है 1929 में मानी जाती है, जब इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगहों की क्या की थी, यात्राएं की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता, पंचशाला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर के ने करवाया था। पंचशाला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने कराया था। आपको पता है भूमि बंदोबस्त के लिए जो आप पे एक शासक रहता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, वो कौन सा था, हमारा विलियम ट्रेल। ट्रेल साहब ने हमारा क्या कराया था, पंचशाला बंदोबस्त कराया था 1823 में, और इसी पंचशाला बंदोबस्त को 80 साला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गार्डनर साहब जब पहली बार गवर्नर बन के आए थे कुमाऊं में, इन्होंने क्या पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। गढ़वाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त कराएगा वो ट्रेल कराएगा। इसके बाद जो हमारे देखना तो 9 भूमि बंदोबस्त टोटल, 9 नहीं 12 भूमि बंदोबस्त टोटल हुआ है अंग्रेजों के काल में। इसके बाद केवल एक ही भूमि बंदोबस्त हुआ जब से भारत स्वतंत्र हुआ, वो था कुंजा एक्ट 1960 का, और यही चीज हम पे सबसे ज्यादा आता है, कुमाऊं जमींदारी एविलेशन एक्ट, कुंजा एक्ट के नाम से जाना जाता है, और 1960 का ये एक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, टिहरी में तिहाड़ कर के विरोध में अठूर विद्रोह कब हुआ। टिहरी में एक कर था तिहाड़ कर, जो कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा पे लगता था 1851 में। अठूर क्षेत्र पड़ता है टिहरी में। ठीक है, यहाँ पे जो नेतृत्व कर रहे थे बद्रीदत्त अस्वाल, बद्रीदत्त अस्वाल इसका नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह इतना भयंकर हो जाता है कि लास्ट में राजा भवानी शाह को हटाने की मांग कर ले, प्रजा भवानी शाह को हटाने की मांग ही कर देते। यहाँ के मुआफिदार इतने अमीर हो जाते कि राजा का कहना ही नहीं मानते। बाद में यहाँ पे हस्तक्षेप करता 1861 में कौन, हेनरी रैमजे, और हेनरी रैमजे यहाँ पे क्या करता है 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लेकर आता है इसी अठूर क्षेत्र में, इसी तिहाड़ कर के विरोध में। जब विरोध हुआ था 1851 में, उसके बाद 10 साल लग जाते इस विद्रोह को बड़े होने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय किस पार्टी की सरकार थी। उत्तराखंड जो निर्माण था, उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था उस टाइम यहाँ पे कौन सी पार्टी थी, तो आपको सबको पता है एनडीए, बीजेपी सरकार समर्थित थी। हमारे एनडीए, अभी मैं कल ही बताया था मैंने, जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, आपने सीधे से बताया अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वहां उस टाइम कौन था, हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, या इसे एनडीए कहते हैं। अगर संयुक्त प्रगतिशील पार्टी तो इसे यूपीए कहते हैं। यूपीए की पहली सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार जो थी, यूपीए कांग्रेसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्न में से कौन सा स्थान NS-24 पर स्थित नहीं है। आपको बताना NS-24, NS-34 जो हो जाता हमारा, उस पे कौन सा हमारा स्थान नहीं है, तो आपको पता है देवप्रयाग हमारा बद्रीनाथ मार्ग पड़ता 07, NS-07 पड़ता। बाकी ऋषिकेश, गंगोत्री, हरिद्वार हमारा किस पे पड़ते हैं, NS-34 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। चमोली और तिब्बत के बीच जो दर्रा आना था हमारा, वो कौन सा था, हमारा चाराहोती। ठीक है, अगर यहीं पे बाराहोती की बात करता, बाराहोती किसके बीच, तो बाराहोती आपको पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य पड़ता है। ठीक है, एक आपने माणा सुना, माणा दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच है। इसी माणा दर्रे का एक अन्य नाम है घटरलिया। क्लास में परसों आप पूछ रहे थे माणा के दर्रे का जो अन्य नाम है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपने कहा था घटरलिया दर्रे के नाम से माणा दर्रा को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम की रैंक क्या रही थी। अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण आया है जिसमें देहरादून को जो रैंक दी गई है वो 69 दी गई है। ठीक है, इस बार 13 रैंकों की सुधार हुई थी। पिछली बार जो रैंक थी 82 थी। कहा तो था, बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम देहरादून को स्वस्थ श्रेणी में, हाँ टॉप 50 में लाएंगे, पर आई नहीं, पर फिर भी 69 रैंक पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 67वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ में उत्तराखंड की कौन सी झांकी थी। 67वां जो गणतंत्र दिवस था, 67वां गणतंत्र दिवस में हमारे जो प्रगति, जो हमारा उत्तराखंड की झांकी थी, उत्तराखंड की झांकी जो निकली थी उसका थीम क्या था, उसका थीम क्या था, हमारा रामायण था। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा था अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस हुआ 2023 का, थोड़ा हम पे ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि उत्तराखंड की झांकी ने यहाँ पे क्या किया है, पहली बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस बार की झांकी जो थीम थी हमारी, मानस खंड थीम थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बुढ़ानी या सभा कामों उत्सव किसमें मनाया जाता है। बुढ़ानी, जब आदमी बड़ा होता जाता है तो उसे बुढ़ानी संस्कार के नाम में एक बीच में आता है, ये किसमें, भोटिया जनजाति में मनाया जाता है हमारा कौन सा, बुढ़ानी संस्कार।
भोटिया जनजाति पे बात करूंगा तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड के 3 जिलों में निवास करती है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी के भोटियाओं को जाड़ भोटिया के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर मैं बात करूंगा चमोली के तो तोलचा और मारसा के नाम से जाना जाता है, जबकि पिथौरागढ़ के भोटियाओं को हम सौका के नाम से पुकारते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? इनमें से जो हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था वो कौन सा था? तो जो हमारा सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको पता है अल्मोड़ा में है, लेकिन अल्मोड़ा यहाँ पे था नहीं। अल्मोड़ा के बाद जो लिंगानुपात मिलता हम पे पौड़ी में मिलता, लेकिन जो अगला लिंगानुपात मिलना था वो कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में मिलना था। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मारा रुद्रप्रयाग, जहां पे पुरुष सार्थकता सबसे ज्यादा है, किसमें? इसी रुद्रप्रयाग में। अगर इसी रुद्रप्रयाग की बात करूं मैं अभी करंट में, तो हमारा जो मैप आया है जिसमें सर्वाधिक भारत सरकार ने जो रिपोर्ट निकाली अपने, उसमें उन्होंने कहा कि जो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित भारत का जिला है उसमें जो पहली रैंक मिली है वो किसको मिली है? इसी रुद्रप्रयाग को मिली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, विर्थी नबालिका किसकी सहायक नदी है? विर्थी हुआ, नबालिका हुआ, ये हमारी किसकी सहायक नदी मिलती है? तो आपको सीधा सीधा पता है हमारी किसकी? अलकनंदा की सहायक नदियां मिलती है। ठीक है, किसकी सहायक नदियां मिलती है? अलकनंदा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है? किस ताल के किनारे हमारा विवेकानंद आश्रम है? तो विवेकानंद आश्रम आपको पता ही है किस ताल के किनारे हमारा, तो हमारा चंपावत में एक ताल पड़ती है श्यामला ताल, श्यामला ताल के किनारे हमारा विवेकानंद आश्रम है। ठीक है, हरीश ताल, अगर हरीश ताल आएगा तो हरीश ताल कहाँ? नैनीताल में, और मालवा ताल भी हमारे कहाँ पे? तो नैनीताल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना फटक से, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारा था इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फटक से बताना जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है हमारा कब का है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारा कब का है। किसका फोन आ गया? 2002 का। ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हमारा आता है ये किसका? 2002 का है। 2004 में आएगा तो उत्तराखंड संस्कृत विश्व विकास परिषद आएगी 2004 की। ठीक है, उत्तराखंड संस्कृत विकास परिषद कब की आएगी? 2004 की। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांति कुंज के अधीन आता। शांति कुंज की बात करूंगा तो 1971 में शांति कुंज की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊं की कितनी बोलियां बताई? भाषा हमारे त्रिलोचन पांडे भाषा वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने कुमाऊं की भाषाओं को 4 भागों में बांटा। पहले तो जो 4 दिख रहा 4 भागों में बांटा, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम, 4 भागों में बांटा। और इस 4 भाग के अंदर इन्होंने कितनी टोटल 12 बोलियां बोले, जिसमें आपने देखा था सीरा वाले क्षेत्र में सीरा, फालदा कोट वाले क्षेत्र में फालदा कोटी, नैनीताल वाले क्षेत्र में रच भैंसी, ये हल्द्वानी नैनीताल वाला क्षेत्र उस क्षेत्र में रच भैंसी। तो इसी प्रकार इन्होंने कितना जोहार वाले क्षेत्र में जोहारी, तो टोटल 12 भाषाओं में कुमाऊनी भाषा को बांटा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राज्य में वसुंधरा जलप्रपात स्थित है। राज्य में जो वसुंधरा जलप्रपात है बद्रीनाथ से आगे जाके माणा पड़ता है, जहां पे आप लोगों ने बड़े फोटो खिंचाई होगी, कई लोग गए होंगे, जहां पे आपने लास्ट चाय की दुकान देखी, वहीं से हमारा ट्रैक शुरू होता किसका? वसुंधरा जलप्रपात का। 2-3 किलोमीटर ऊपर वहीं पे हमारा वसुंधरा जलप्रपात पड़ता है। एक आपने बिरथी जलप्रपात देखा था, बिरथी या रांथी, रांथी झरना भी आपने देखा था, बिरथी फॉल भी आपने देखा था। कहाँ पे पड़ते दोनों? तो दोनों आपको याद रखना हमारा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। इसके साथ साथ आपने एक देखना उत्तराखंड का सबसे भव्य, उत्तराखंड का सबसे सुंदर या उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो आपको वहाँ पे केम्प्टी फॉल याद रखना। केम्प्टी फॉल कहाँ पे? मसूरी या क्या टिहरी राज्य आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपने टाइगर फॉल रखना है। टाइगर फॉल कहाँ पे? तो चक्राता में। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दुग्ध गंगा ग्लेशियर स्थित है। दुग्ध गंगा ग्लेशियर कहां पे स्थित है हमारा? दुग्ध गंगा ग्लेशियर हमारा सीधा सीधा याद रखना टिहरी में स्थित है। दुग्ध गंगा ग्लेशियर कहां पे? तो आप लोग को सीधा याद रखना टिहरी में हमारा दुग्ध गंगा ग्लेशियर है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना सबसे ज्यादा ग्लेशियर कहां पे हैं? तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर हमारा चमोली में पाया जाता है। उत्तराखंड के जो ग्लेशियर हैं एक बड़ी तीव्र गति से पिघल रहे हैं। अगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियरों की बात करूं तो गंगोत्री हम पे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके बाद हमारा पिंडारी ग्लेशियर आता है, और कुमाऊं क्षेत्र का देखो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो मिलम ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला देखना, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? उत्तराखंड के एक राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, तो वहां पे आपको याद रखना सर्वाधिक पर्यटक हमारे कहां पे? कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य।
कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में आते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क 1936 में कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क बना था। कहाँ पे? पौड़ी और नैनीताल के मध्य हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। इसी में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। फूलों की घाटी हमारा चमोली में पड़ता है। यहाँ पे पर्यटकों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। अभी करंट अफेयर के हिसाब से आपने एक चीज देखना, उत्तराखंड का गंगोत्री नेशनल पार्क है, पहली बार पर्यटकों के लिए इस बार खुला है मार्च 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन देखना, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? जागेश्वर धाम हमारा जो नदी आती है किस नदी के किनारे है? तो जटागंगा, अल्मोड़ा में पड़ता हमारा जागेश्वर धाम। पांचवा धाम माना जाता है जागेश्वर। 124 मंदिरों का समूह है। किसका? केदारनाथ मंदिर शैली पे ये निर्मित है जागेश्वर मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, लाल टिब्बा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड का जो लाल टिब्बा वाला क्षेत्र है, लाल टिब्बा वाला क्षेत्र हमारा किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो आपको सीधे सीधे याद रखना, जो लाल टिब्बा वाला क्षेत्र आता है हमारा किस हिमालय के? लघु हिमालय के अंतर्गत हमारा लाल टिब्बा आता है। उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का वैसे कोई पाठ पड़ता नहीं, फिर भी हमारे तिब्बत से लगे हुए जो दर्रे दुर्रे होते हैं वो ट्रांस हिमालय के मुख्य तो आते हैं। शिवालिक हिमालय देखना, जो हमारे भाबर क्षेत्र से जस्ट ऊपर आता है, वो शिवालिक हिमालय आता है। और जहाँ हमारी ऊंची चोटियां होती है, जैसे नंदा देवी होगा, कामेत हुआ, ये किस हिसाब में आते हैं? ये बाह्य बृहद हिमालय या उच्च हिमालय के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, पंचाचूली पर्वत कितनी ऊंचाई पे है? जो पंचाचूली पर्वत है हमारा, उसकी हाइट कितनी है? तो आप लोगों को याद रखना है, पंचाचूली पर्वत की जो हाइट है वो कितनी है? हमारी पंचाचूली पर्वत की हाइट, तो आपको याद रखना है 6904 पंचाचूली की हाइट मिलती है हम पे। 72 हमारा माणा की हाइट मिलती है। ठीक है, 72 किसकी हाइट है? तो माणा की हाइट है। ठीक है, 7816 किसकी हाइट मिलती है हमें? तो आपको याद रखना नंदा देवी 7817 7816 के रूप में मिलती है। ठीक है, इसके साथ 7756 कामेत की हाइट मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस ताल के निकट लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है? किस ताल के निकट लक्ष्मण जी का जो प्राचीन मंदिर मिलता है? ये आपको एक पता है, सरदारों की यात्रा चलती है, सिख धर्म की यात्रा चलती है, हेमकुंड साहिब। इसी हेमकुंड साहिब के किनारे क्या हमारा लक्ष्मण जी के एक मंदिर है, सतोपंथ के किनारे बिल्कुल जस्ट। रूपकुंड ताल देखना, तो रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल के रूप में जाना जाता है। ये दोनों ताल है कहाँ पे? चमोली में पड़ता है। होमकुंड देखना, तो यहाँ पे नंदा देवी की डोली जाती है अंतिम, होमकुंड। ठीक है, त्रिशूली पर्वत की तलहटी पे हमारा होमकुंड है। अंतिम तौर पर नंदा देवी की जो डोली जाती है वो होमकुंड में। ये वाला हेमकुंड हमारा किसका? सिख जो यात्रा चलती है ना हमारी, हेमकुंड साहिब यात्रा, उसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, बुग्यालों के पशुचारकों को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता है? बुग्यालों में रहने वाले जो पशुचारक होते हैं, पशुचारकों को आपको पता है अनवाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं, बकरवाल भी कहते हैं। जो नहीं कहते तो वो रौत। रौत क्या था? प्राचीन काल में जो वीरता के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? रौत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दारू हरिद्रा किसका प्राचीन नाम मिलता है? दारू हरिद्रा जो प्राचीन नाम मिलता है हमारा, वो किसका मिलता है? तो सीधा सीधा याद रखना, किलमोड़ा। किलमोड़ा से तो आप क्या बनाते हैं? दारू बनाते हैं ना गाँव में, तो वही ये क्या है? दारू हरिद्रा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, दारू का नाम सुनते ही कई लोगों के चेहरे में चमक आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता? जो 13वीं सेना जो हमारी 13वीं सदी थी, 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है, खान। अगर मुगल काल में देखो, मुगल काल में यही सेना का अधिकारी किस नाम से जाना गया? तो आपको याद रखना है मीर बख्शी। मुगल काल में यही सेनाधिकारी किस नाम से? मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक कराया? शिवाजी ने जो अपनी छत्रपति की उपाधि थी, गंगा भट्ट काशी के एक पंडित थे, इन्हें बुलाया और जून 1674 में क्या छत्रपति की उपाधि दी और अपना क्या राज्याभिषेक कराया, मराठा राज्य का उदय कराया। ठीक है, इसके साथ साथ शिवाजी के बारे में 1665 की संधि आपको पता होगी, बड़ी फेमस आती है एग्जामों में, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। ये संधि कौन सी थी? पुरंदर की संधि थी। कौन सी? जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुए थे, जिसके बाद ही शिवाजी कब औरंगजेब से मिलने कहा? आगरे जाते हैं, जहाँ पे आगरा में कैद कर लिए जाते हैं, बाद में किसी तरह भाग के जाते हैं 1774 में। काशी से एक गंगा भट्ट एक पंडित ले जाते हैं और अपना क्या कराते हैं? राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धाराएं उष्ण है, मतलब गर्म समुद्री जल धाराएं हमारी कौन सी थी? आपको बताना था।
ठीक है। अगर मैं क्यूरोसियो की बात करूं तो क्यूरोसियो आपको पता ही है इधर जापान के पास में हमारी बहती है, क्यूरोसियो तो हमारी गर्म है, ठीक है। अगर मैं देखूं कैलिफोर्निया की जलधारा, तो कैलिफोर्निया की जलधारा अमेरिका और अमेरिका के इधर की साइड कैलिफोर्निया ले तो गर्म नहीं है, ये क्या कैलिफोर्निया की ठंडी आती है। उत्तरी अटलांटिक और ब्राजील की जलधारा, उत्तरी अटलांटिक और ब्राजील, अटलांटिक उत्तरी अल्ट्राटिंग कनाडा से इधर को जो आती है, और ब्राजील की जलधारा जो नीचे से ऊपर जाती है, दोनों के दोनों हमारी कैसी है, गर्म जलधारा है, ठीक है। कैनारी और बेगुलाहास की दोनों ठंडी मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ फॉकलैंड भी की कैसी ठंडी। तो ऑप्शन ए की तो बस था, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही था। उत्तरी अटलांटिक और ब्राजील की जलधारा क्या थी, हमारी गर्म जलधारा थी। इसके साथ साथ जो गर्म जलधारा आप पे सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है वो हमारी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम हमारी कैसी गर्म जलधारा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है। आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है, तो आपको याद रखना आसवान बांध हमारा कहां पे, दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में पड़ता है, और नील नदी पे हमारा आसवान बांध स्थित है। भारत के बांधों में देखना, तो भारत के बांधों में आजकल एक बांध बड़ा चर्चा पे चल रहा है, वो चल रहा है पंचेश्वर बांध, ठीक है। 5000 के करीब मेगावाट के करीब ये परियोजना होगी, भारत का सबसे बड़ा बांध बनेगा। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना होगी पंचेश्वर, यानी शारदा या काली नदी पे हमारा पंचेश्वर डैम बनने जा रहा है, ठीक है। कहां पे बनेगा, तो पिथौरागढ़ में बनने जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी दिमाग की उपस्थिति। भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था ये किसके दिमाग की उपस्थिति, तो आपको सीधे सीधे याद रखना उस टाइम भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन था, जिनकी ये क्या था प्लान था। लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना आई थी 3 जून 1947 को आई थी, जिसके बाद कंफर्म हो गया था भारत और पाकिस्तान दो क्या बनेंगे, नए राष्ट्र बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता है लंदन किस नदी के, टेम्स, ठीक है। टेम्स नदी के किनारे हमारा कौन सा लंदन स्थित है। अगर डेन्यूब की बात करूं तो डेन्यूब यूरोप में बहती है, डेन्यूब यूरोप की 4 देशों की राजधानी है, ठीक है। डेन्यूब के किनारे यूरोप की 4 देशों की राजधानी है, ठीक है। जैसा आपने बुडापेस्ट देखा था, बुखारेस्ट देखा था, बियाना देखा था, सब किसके नदी के किनारे, डेन्यूब के किनारे पड़ते हैं। टाइबर नदी के किनारे देखना, तो टाइबर नदी के किनारे कौन से, हमारा रोम पड़ता है, टाइबर के किनारे रोम पड़ता है, और टिर्गिस के किनारे कौन से, बगदाद पड़ता है। वैसे भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, कभी पूछ दिया दिल्ली किसके किनारे है, आप पे क्वेश्चन आ गया दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर क्या बनेगा वहां पे, पहाड़ी बॉय। सर जी वीडियो का फॉर्म फिर से खुलेगा, अभी वीडियो के फॉर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी आयोग ने कुछ स्पष्ट नहीं किया, केवल कैलेंडर दिया कि आपका पेपर होगा, इसमें ना ये पता आ गया कि कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, इस बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। हो सकता कि आने वाले टाइम पीरियड पे कोई संवाद आएगा। जिन लोगों ने भी दिल्ली यमुना बोल रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही आंसर है पापा की परी अरे क्या नाम लिख दिया, शिव। अगला देखना, फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ता है। फ्रेंडशिप हाईवे जो बना है ये चीन को किससे, नेपाल से जोड़ता है, चीन को नेपाल से जोड़ता है। भारत के लिए बड़ा खतरनाक था फ्रेंडशिप हाईवे, इसलिए फ्रेंडशिप हाईवे बीच में बड़ा चर्चाओं में था। इसके साथ साथ आपने एक और चीज देखा, काराकोरम। काराकोरम मार्ग किन 2 देशों के बीच पड़ता है, काराकोरम मार्ग किन 2 देशों के बीच पड़ता है, थोड़ा फटक से बताना, काराकोरम मार्ग किन 2 देशों के बीच पड़ता है, थोड़ा जल्दी से बताना, काराकोरम मार्ग किन 2 देशों के बीच पड़ता है। नेपाल पाक। जीवन रावत जी आपका बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और चीन के मध्य जो पड़ता हमारा काराकोरम मार्ग पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मैरीकल्चर का उत्पादन किया जाता है। मैरी क्या होता है, हमारे जो समुद्री जीव होता है उन्हें मैरी कहते हैं, और मैरीकल्चर हमारा किससे होता है, समुद्री जीवों से होता है, ठीक है। फूलों से संबंधित देखना तो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर किससे हमारा, फूलों से। मधुमक्खियों से देखना तो एपीकल्चर होता हमारा, ठीक है, मधुमक्खियों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, रेगुर या काली कपासी मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है, और सबसे ज्यादा कहां पे पाई जाती है, हमारे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। अगर तमिलनाडु में देखना तो लाल मिट्टी, लाल
आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगर ये उत्तर प्रदेश या तराई वाले क्षेत्र में देखना तो कैसी मिट्टी हम पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी यही थे, एलन ऑक्टन ह्यूम को क्या हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज यूलो देखना, तो जॉर्ज यूलो कांग्रेस के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे जॉर्ज यूलो। इसके साथ साथ आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें क्या हमारा नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र का जो सप्तांग आता है, अर्थशास्त्र का जो अर्थशास्त्र में जो 7 अंग बताए गए, सप्तांग में बताना था हमारा कौन कौन से क्षेत्र हमारे अर्थशास्त्र में आते हैं। तो आपको पता जो अर्थशास्त्र है राजनीतिक विज्ञान से हमारा संबंधित है, तो आप बाई ऑप्शनल चल सकते थे। इसमें सप्तांग में जो मुख्य पार्ट आता है, एक तो राजा आता है, राजा के बाद उसका क्षेत्र आता, उसका प्रशासन करने का तरीका आता और उसका कोष आता है, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है, एक कोष जरूर चाहिए होता है, ठीक है। ये जो अर्थशास्त्र आता है, अर्थशास्त्र किसका था? तो आपको पता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, मुगल प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसी मुगल प्रशासन को आपने 7 भागों में बांटा था। किसने बांटा था? तो इंडिका एक रचना मिलती है, और इंडिका रचना किसकी मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका मिलती है, ठीक है। उसमें भी किसके बारे में उल्लेख किया गया? तो उसमें भी मौर्य प्रशासन के बारे में हम पे जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो हमारी संसदीय, जैसे संसदीय शासन प्रणाली देखूं, या मैं इसकी तुलना सीधे सीधा भारत से करता हूं, भारत में जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? आप कहोगे द्रौपदी मुर्मू या नरेंद्रनाथ मोदी, ठीक है। जो वास्तविक शक्ति होती है वो किसमें? प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। और जो नाममात्र की शक्ति होती है और जो देश का प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कैसा होता है? केवल नाममात्र का, केवल साइन करने के लिए होता है, ठीक है। वैसे वास्तविक शक्तियां हमारी किसमें निहित है? सबके सब प्रधानमंत्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है, या जो हमें विधि की राय देता है भारत शासन को, वो कौन देता है? तो आपने देखा आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी क्या होता है? भारत का विधिक अधिकारी होता है, ठीक है। अभी देखना जो भारत के हमारे महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल है, आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी हमारे क्या है? वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है, ठीक है। किन किन मुद्दों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है? आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों के दोनों क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, तो दोनों की शक्तियां यहाँ पे क्या होती है? समान होती है। इसके साथ साथ आपको पता उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी दोनों भाग लेते हैं, तो शक्तियां बराबर है, ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भी दोनों क्या किसी भी सदन से प्रस्ताव जाएगा, मतलब दोनों की शक्तियां क्या होती है? बराबर होती है। तो ऑप्शन डी, ठीक है। कुछ मामलों में राज्यसभा के पास इकलौती पावर है, जैसे मैंने आर्टिकल 312 देखा था, राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है आर्टिकल 312। इसी आर्टिकल 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का जो गठन करेगा वो कौन करेगी? राज्यसभा करेगी, ठीक है। किसमें है? तो आर्टिकल 312, वो स्पेशल पावर किसकी है? तो राज्यसभा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? आजकल दिल्ली का प्रशासक बड़ी चर्चाओं में है, ठीक है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार थी, यहाँ पे क्या है? उपराज्यपाल कौन होता है? उपराज्यपाल यहाँ पे क्या कर देता? लगातार परेशान करते रहते हैं, तो क्या दिल्ली के जो प्रशासक होता उसे किस नाम से जाना जाता? उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता, एलजी, ठीक है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है? आपने बताना था जो वर्ष भर जो फसलें बोई जाती है, वर्ष भर हमारी कौन सी फसल बोई जाती है? तो आपको याद रखना जो पूरे वर्ष भर बोई जाती है वो मक्का बोई जाती है। अगर गेहूं की बात कहूं, गेहूं से क्या बनती है हमारी? रोटी, मतलब रवि की फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। चलिए अब दिल्ली, एक पोयम नहीं आती थी बचपन में, तो उसी से याद रखना, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों किसकी फसल है? तो सब के सब किसकी? रवि की फसलें मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना,
मछली पकड़ने के आधार पे देशों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता हमारा, बड़े से छोटे की ओर आना था, बताना था कि मछली पकड़ने में हमारा कौन सा टॉप 3 पे है। अभी देखना तो सबसे ज्यादा मछली पकड़ने में जो सबसे टॉप उत्पादन है, मत्स्यों का जो सबसे ज्यादा शिकार होता है कहाँ पे, चाइना में होता है। चाइना के बाद पेरू और तीसरे नंबर पे कौन सा हमारा, जापान। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी मारा है वो बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो उस स्थिति को कहता है। जब आप पे मुद्रा ज्यादा होती है, माल कम होता है, तो इस स्थिति को मुद्रा स्फीति कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो, मुद्रा कम और माल अधिक हो, तो इसे क्या कहते हैं, मुद्रा अस्फीति के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो जल्दी देखना, फटक से अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत का जो भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है, ये करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था। ठीक है, 1767 में भारतीय सर्वेक्षण का विभाग का गठन हुआ था। कोलकाता में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। 1942 जब हम द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा था, तो इस टाइम इसका ट्रांसफर करके इसे देहरादून लाया गया। अभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे, देहरादून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष देखना आपने, तो क्या करना था, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। क्या लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत होता है, कभी नहीं, नॉमिनेटेड नहीं होता है। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है, नहीं होता है। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता, नहीं होता। तो आंसर क्या बना था, इनमें से कोई नहीं, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को होता अपने आप में से सदस्यों में से क्या था, इलेक्टेड होकर आता, चुन के आता, चयनित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है। इंटरनेशनल जो हमारा व्यापार होता है उसका मूल आधार क्या होता है, निरपेक्ष लाभ की तुलना में निरपेक्ष लाभ और तुलनात्मक लाभ दोनों होता है। वैसे देखना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे जो कंट्रोल करता हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 का स्थापित है। ठीक है, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ट्रिम्स और ट्रिप्स, दो पद देखे था आपने, ट्रिम्स और ट्रिप्स, सबसे ज्यादा एग्जामों में यही आता, ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे हैं, तो WTO से। WTO का जो पूर्व नाम मिलता है वो गेट मिलता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, 1948 का। 1995 से इसका नाम क्या हो गया था, WTO। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहां पे आयोजित हुआ था। जो हमारा कवच अभ्यास था, ये भारत की तीनों सेनाओं के मध्य हुआ था, और जो ये हुआ था हमारा कवच युद्धाभ्यास जो हुआ था, कवच युद्धाभ्यास हमारा अंडमान निकोबार में हुआ था। कहां पे हुआ था, अंडमान निकोबार। अगर युद्धाभ्यास पे बात आएगा तो युद्धाभ्यास पे एक युद्धाभ्यास और हुआ है, वीर गौरजयन। पहले आपने धर्म गौरजयन देखा था, पटवारी में आया था धर्म गौरजयन, जापान के साथ था। वीर गौरजयन भी किसके साथ, जापान के साथ। इंडिया और जापान का होता वीर गौरजयन। ठीक है, वरुण देखना, तो वरुण जो युद्धाभ्यास होगा, वरुण युद्धाभ्यास हमारा किसके साथ होता है, तो वरुण युद्धाभ्यास हमारा किसके साथ, फ्रांस के साथ होता है। आजकल एक युद्धाभ्यास और करने जा रहे हैं हम, वो है करंट का, याद रखना, साइक्लोन। पहली बार होगा साइक्लोन जो होने जा रहा है इंडिया और मिस्र के बीच। ठीक है, इंडिया और इजिप्ट के बीच हमारा क्या होगा, हमारा साइक्लोन युद्धाभ्यास होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, नाइट्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। जो हमारा हाइड्रोजन ट्रेन था, हाइड्रोजन ट्रेन पहला किसने चलाया था, वैसे ओवरऑल देखूं वर्ल्ड में तो सबसे पहले जर्मनी ने चलाई थी। ठीक है, सबसे पहले जर्मनी ने चलाई थी। और एशिया का देश देखा तो पहला देश चीन था। अब तो जापान ने भी हाइड्रोजन ट्रेन अपनी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हाइब्रिड कंप्यूटरों में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, पहला तो देखना इसमें एक तो डिजिटल संकेतों का प्रयोग होता है, साथ साथ हमारा एनालॉग संकेतों को दोनों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी जिन लोगों ने भी मारा है उनका बिल्कुल सही है, डिजिटल और क्या एनालॉग दोनों प्रकार के क्या होता है हमारे संकेतों का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सीधा फटक से देखना, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आया था। जो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो आपको याद रखना है इंटेल, हमारी इंटेल कंपनी ने। अब जो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी आएगा उसमें एआई आना, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो जनक माना जाता है जॉन मैकार्थी को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, सीडैक का संबंध है।
सी डैक, सी डैक का जो संबंध है वो किससे है? अगर नहीं भी आ रहा ना तो सी डैक की सीधे सीधा फुल फॉर्म याद रखना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एंड एडवांस कंप्यूटरिंग इसका फुल फॉर्म था, तो कंप्यूटरिंग से था सीधा सीधा हमारा क्या था? कंप्यूटर। सी डैक की फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तलचर हमें पता है, तलचर जो कोयला क्षेत्र था हमारा कहाँ पे? ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। एक ओडिशा में आपने बेलोडीला देखा था, बेलोडीला किसके लिए? तो लोहा के लिए। एक आपने केंद्रमुख देखा था कर्नाटक में, किसके लिए? तो कोयला लोहा के लिए। एक आपने खेतड़ी देखा था राजस्थान में, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कांसा और तांबे के लिए हमारा क्या? खेतड़ी प्रसिद्ध। एक आपको पता है पन्ना, पन्ना किसके लिए? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पितामह, भारत में जो पुनर्जागरण है, भारत में जो जन जागरण है, जागरण का जो पितामह कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना, राजा राम मोहन राय। पाश्चात्य शिक्षा पे बात करते थे राजा मोहन राय, ठीक है। 1828 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसके बाद 1829 में कौन सी हमारी सती प्रथा को इन्होंने क्या कर देता? बैन कर देता। बाल गंगाधर तिलक, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय अशांति का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक। वैलेंटाइन सिलोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, किस सिख गुरु ने, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? ठीक है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद क्या हो गया था? वंशानुगत हो गया था। तो आपको पता है गुरु रामदास के बाद क्या हो गया था? गुरु रामदास ने अपने पुत्रों के लिए इसे क्या बना दिया था? वंशागत कर दिया। पहले सिख गुरु कौन से थे? तो आपको पता है कौन? गुरु नानक। अंतिम सिख गुरु कौन से थे? आपको पता है गुरु गोविंद सिंह सिखों का क्या था? 10वें गुरु थे, जिसके बाद उन्होंने गुरु पद क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। गुरु अर्जुन देव देखना, जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, क्या कहता है? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को किस नाम से जाना जाता है? थोड़ा फटक से आंसर दीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वृक्षों के जो छाल होते हैं, छाल पर उगने वाले कवक किस नाम से जाने जाते हैं? थोड़ा जल्दी बताना मेरे को, सबके कमेंट पढ़ रहा मैं, थोड़ा जल्दी बताना कौन बता पाएगा सबसे पहले। देखना चाह रहा मैं किसका आंसर पहला आता है। जो भी लोग वीडियो का क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं ना मेरे साथ, तो आप वीडियो क्या करना, आप सीकर एकेडमी प्ले स्टोर पे सर्च मारना, सीकर एकेडमी देहरादून के नाम से हमारे लोगों के साथ आपको क्या ऐप दिख जाएगा। आप वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐप में डाउनलोड जाके स्टोर में जाना तो वीडियो का कोर्स मिल जाएगा। अगर जो ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहता है तो प्रैक्टिस सेटों में आप क्या करना कि प्ले स्टोर पे जाना, वहां पे स्टोर में जाना, प्रैक्टिस सेट बाय वीडियो स्पेशल प्रैक्टिस सेट बाय राहुल नेगी लिखा होगा, तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। जिन लोगों का भी ये आंसर आ रहा कोटिकोलस, उनका बिल्कुल सही है। वृक्षों की छाल पे जो पाया जाता है वो कोटिकोलस होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी आपने देखना, जो भी लोग अभी पढ़ रहे हैं ना वीडियो के लिए अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कंटेंट चाह रहे हैं, तो एक जगह आना, ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी शुरू हो रही है 18 अप्रैल से। ट्यूसडे 18 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच ये क्लासेस होगी। टारगेट टेस्ट रहेगा कि कैसे हमने आप लोगों के बीच 4 घंटे के लगातार क्लासेस करानी है। आपका 3 मंथ में हमने कोर्स कंप्लीट कराना है। बड़ा चैलेंजिंग है, तब भी हम पूरा करा के देंगे, ठीक है। अब रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको प्रमोद सर करा रहे हैं, थोड़ा मुझे कहीं जाना है तो करा नहीं पाऊंगा। उम्मीद रहेगी दोस्तों आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी, ठीक है। तो प्रमोद सर आपसे थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, और जो लोग वीडियो में जुड़ना चाहते हैं वो तुरंत जुड़ जाए।
गुड आफ्टरनून। चलिए इसके बाद रीजनिंग का डाउट देखिए जल्दी से। चलिए 91 क्वेश्चन देखिए। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। आपको बताना है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। IVXLCD, बताइए इसके बाद क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। जल्दी बताइए इसका ना, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसमें। IVXLCD, बताओ जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी। बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 91 का आंसर क्या होगा। देखो 91 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, M। 91 का होगा A। 91 A, 91 होगा A, 91 A। अगर आप इसको ढंग से देखो ना सीरीज को, जब भी नंबर लेटर वाली सीरीज आती है कभी, या तो गैप वाले होते या तो गैप होता है इसमें, जैसे IV, लेकिन गैप से बनेगा नहीं। तो आपको ये भी देखना है, रोमन नंबर सभी को पता होना चाहिए। रोमन नंबर ये होता है 1, ये होता है 5, ये होता है 10, ये होता है 50, ये होता है 100, ये होता है 500। अब आता है 1000, और 1000 को क्या लिखा जाता है, 1000 को लिखा जाता है रोमन में M। 1000 में रोमन को लिखा जाता है M। समझ में आया सभी को। तो रोमन में 1, 5, 10, L को लिखते हैं 50, C को 100, D को 500, और M होता है 1000। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो 92। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, बताओ जल्दी। दिए गए कितने त्रिभुज हैं। इसका आंसर दीजिए सभी लोग अभी। 92 दिए गए ट्रायंगल में कितने, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, बताइए जल्दी। जल्दी कमेंट कीजिए। देखो कैसे काउंट करने, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। तो ये हो जाएंगे इधर पे 10, 10 ट्रायंगल ये हो जाएंगे। अब देखो 1 2 और 3 ट्रायंगल होंगे, ये 2 और 1 कितना 3। इसके बाद क्या करो, जो साइड साइड के दिख रहे हैं ना उसे देखो। आप बोलोगे देखो ये हो गए, अलग कलर से देखो, अब रेड से, ये एक ये वाला हुआ और ये के बाहर का, 2 ये हुए। अब देखो अंदर, अंदर बनेंगे ये बड़े वाले में, बड़े वाले में कितने बनेंगे 3, 1 2 3 ये देगा। जरा पहले इसको काउंट करो, 10 और 3 13 और 3 16 17 18। आप बोलोगे 18 ट्रायंगल तो आपने काउंट कर दिए, 18 ट्रायंगल काउंट कर दिए। उसके बाद देखो कौन कौन से ट्रायंगल और बन रहे। तो आप लोग क्या करोगे, जब 2 और 1 मिलेगा आपस में, एक तब बनेगा जब ये बनेगा, देखो ये वाला एक तब बनेगा, एक इसके ऊपर बनेगा। तो कितने हो गए, 2, 2 ट्रायंगल ये हो गए, 18 प्लस 2 कितने हो गए 20, 20 हो गए। आपने सारे ट्रायंगल काउंट कर दिए, लेकिन 2 ट्रायंगल और बचे हैं। अब 2 ट्रायंगल कौन से, यहां पे देखो सारे काउंट कर दिए। अब ट्रायंगल कौन कौन से, देखो ये जहां पे मैं ये ड्रॉ करूंगा ये काउंट नहीं किया, ये वाला एक ट्रायंगल ये, और एक इसके ऊपर ये वाला, तो 2 ट्रायंगल ये हो गए, तो 2 ये हो जाएंगे। तो 20 प्लस 2 कितना हो गया 22, 22 इसका राइट आंसर होगा। 28 नहीं 22 इसका राइट आंसर होगा। 22 इसका राइट आंसर होगा। 22 समझ में आया सभी को। तो ये फिगर याद रखना इंपॉर्टेंट है, 22 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, ये बताइए जरा, जल्दी कमेंट कीजिए। 93 का आंसर बताओ जल्दी। जल्दी कमेंट कीजिए 93 का।
देखो जब भी क्वेश्चन ये इस टाइप से आते हैं ना, तो क्या क्या करो, एलिगेशन लगा दो इसमें। कैसे करो, ये एक राइट मानो, एक रॉन्ग मानो, एक राइट एक रॉन्ग। मान लो देखो क्वेश्चन दिया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर का 1 अंक कट जाता है। यदि वह 60 प्रश्न करता है, यदि वह 60 प्रश्न हल करता है और 130 अंक प्राप्त पाता है, तो उसने के द्वारा सही प्रश्न कितने किए गए, सही प्रश्न कितने किए गए, बताइए सभी लोग। तो देखो कैसे करोगे, मान लीजिए उसने 60 क्वेश्चन किए ना, 60 टोटल कितने, 60 क्वेश्चन। तो ये मान लो उसने सारे सही किए, अगर सारे उसने सही किए तो एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो 60 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, 224 224 हो जाएंगे सारे सही। मान लो उसने सारे गलत किए, तो जब एक क्वेश्चन से 1 नंबर करता है, 60 से कितने करेंगे, -60, तो -60 ये कर दो, ये हो गया नंबर। अब एलिगेशन कैसे लगाओगे, और टोटल अंक कितना है 130, 130 यहाँ पर रख दो बीच में। अब लगा दो एलिगेशन ये वाला, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। जब ये माइनस होगा ये आएगा कितना, 110। अब देखो ये माइनस अब इससे हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो ये जुड़ जाएगा, तो 130 + 60 190। अब अनुपात, अनुपात में क्या होता है, 1 0 से 1 0 कट गया, समझ में आया। तो यहाँ पे कितना हुआ 19 और यहाँ पे कितना हुआ 11। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 9 और 1 कितना 10 और 1 20 बनेगा। लेकिन हमें कितना होना चाहिए, 60 बनाना चाहिए पूरे क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन 60 होने चाहिए ना, तो इसको डबल कर दो। तो 19 दूना कितना हो गया 38, 11 दूना 22। तो देखो 38 और 22 जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 60 बन जाएंगे और 60 ही प्रश्न है। तो लेकिन उसने सही कितने किए 38, गलत कितने किए 22। तो पेपर में पूछा जाता बताओ उसने सही कितने किए 38, तो राइट उसने कितने किए 38, 38 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 बताओ जल्दी, किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, यदि महीने के चौथे दिन मंगलवार हो तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताइए जल्दी। यदि महीने के चौथे दिन मंगलवार हो, इसका मतलब ये हुआ यदि महीने के 4 तारीख को क्या है ट्यूसडे, यदि महीने के 4 तारीख को क्या है ट्यूसडे, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि चौथा दिन है ना, 4 तारीख को क्या था मंगलवार। आपसे पूछा है 24 तारीख के 3 दिन बाद, 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो बताइए 24 तारीख के 3 दिन बाद बताना है। तो एक काम करो, 4 है ना, 4 तारीख को क्या है मंगलवार, अगर 4 तारीख को मंगलवार है और 24 तारीख के 3 दिन बाद, तो 24 तारीख के 3 दिन बाद है ना, 3 दिन और जो 24 में, 24 + 3 कितना हो गया, आप बोलोगे 27, कितना बोलोगे 27। अब 27 में से 4 कर दो माइनस, 27 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा फिर 23, कितना आएगा 23। तो जब मैं 24 तारीख के 3 दिन बाद बोला है ना बाद, तो 3 दिन बाद 4 दिन जुड़ेंगे इसमें, तो 4 दिन जब जोड़ोगे 24 + 4, 24 + 4 हो जाएगा 28, ये 4 माइनस कर दो, आप अब कितना बचा 24। अब जो 24 है ना इसको कर दो 7 से डिवाइड, 24 को 7 से कर दो डिवाइड, जो रिमाइंडर आया 24 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, 22 23 24, रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर कितना है 3, रिमाइंडर आया 3। अब इस 3 में इस मंगलवार में 3 दिन जोड़ दो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुक्र यानी फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे इसका राइट आंसर होगा, फ्राइडे होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 95, बताओ 95, बताओ। एक फोटो की ओर इशारा इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा मेरी कोई भाई बहन नहीं है, किंतु इस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं,
तो यह किसकी फोटो है? क्वेश्चन देखो ध्यान से कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक आदमी ने कहा कि मेरी कोई भाई बहन नहीं है। मान लो ये आदमी है, इसने कहा कि मेरा कोई ना तो भाई है ना बहन है, एक ही इकलौता है। तो मान लो इसका पिता ये रहा, इसके ऊपर होगा मेरा ना कोई भाई है ना बहन है, किंतु इस आदमी के पिता, लेकिन जो जिस आदमी के बारे में बात हो रही ना, वो कह रहा कि इस आदमी के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, मेरे पिता के पुत्र, यानी खुद की बात ही हो रही है, इसके अपने बारे में बात कर रहा तो उसके पुत्र। तो आंसर क्या होगा? उसके पिता का, उसके भतीजे का, उसके पुत्र का, उसका स्वयं का। तो ये इसका आंसर है। तो यह किसकी फोटो की ओर फोटो है? यह किसकी फोटो है? आंसर होगा ये होगा आपका उसके पुत्र का, ये होगा उसके पुत्र का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 96, एक घड़ी प्रतिदिन 20 मिनट पीछे हो जाती है, इसे सोमवार प्रातः 10 बजे मिलाया गया, तो अगले दिन शाम को 4 बजे घड़ी का क्या समय बताएगी? जल्दी बताओ, क्या समय बताएगी? जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या कहते हैं, बी फॉर बॉय। कैसे? एक घड़ी प्रतिदिन है, इसका मतलब ये हुआ, प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे। देखो 24 घंटे में 20 मिनट पीछे, माइनस 20 मिनट होती है पीछे, ये लिखा है। तो पहले निकालो 1 घंटे में, इस 24 को नीचे लेके आओ, तो 1 घंटे में जो घड़ी होगी वो 20/24 मिनट पीछे होगी। काट दो, किससे कटेगा? ये कटेगा आपका 4 से, 4 × 5 = 20। 1 घंटे में 5/6 मिनट घड़ी पीछे होती है, ये निकाल दो पहले। 1 घंटे में 5/6 मिनट घड़ी पीछे होती है। पांच बटे 6। अब इसके बाद पूछा यदि सोमवार प्रातः 10 बजे, तो लिखो मंडे 10 बजे, तो अगले दिन शाम को 4 बजे, तो ट्यूसडे को शाम को 4 बजे। तो देखना है आपको, ये शाम का टाइम है और ये सुबह का है, ये सुबह का है। तो यहां पे देखो कितने घंटे का गैप है। आप बोलोगे सोमवार 10 बजे से लेके और ट्यूसडे के सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो गए? शाम को सुबह के 10 बजे से सुबह के मंगलवार के 10 बजे तक। आप बोलो कितने घंटे? 24 घंटे ये हुए, लेकिन हमें तो जाना है 4 बजे तक, तो 6 घंटे और हो जाएंगे। 24 + 6 कितना? 30। तो 30 घंटे में बताना है हमें। जब 30 घंटे में बताना है तो देखो यहां से गैप निकाल लेना, 30 घंटे में बताना है। जब 30 घंटे में बताना है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 1 घंटे में, ये तो 30 घंटे में 30 गुणा कर दो, 30 × 30, 5/6 × 30। अब 6 से कटेगा 5 बार, 5 × 5 = 25। इसका मतलब हुआ कि 30 घंटे में जो घड़ी पीछे होती है ना, वो कितनी होती है? 25 मिनट। 25 मिनट पीछे होती है। तो 25 मिनट, क्वेश्चन अगर ये लिखा होता कि बताओ घड़ी कितने मिनट पीछे होगी, आप बोलते हैं आंसर 25 मिनट। लेकिन हमसे पूछा कि बताओ सब में क्या होगा। तो जब शाम को 4 बजे देखोगे ना अगले दिन, तो सही घड़ी में 4 बजे का टाइम दिखाई देगा, लेकिन खराब घड़ी में क्या होगा? 25 मिनट पीछे दिखाई देगा। तो वो कौन सा होगा? 3:35 इसका राइट आंसर होगा। 60 में से 25 मिनट माइनस कर देना, 35 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अब, यदि बॉयल को 531 19 25 लिखा जाता है तो वर्क को क्या लिखा जाएगा? बताओ इसका आंसर, जल्दी कमेंट कीजिए। बताओ। देखो वॉयल को क्या लिखा है? 531 19 25। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, और दिक्कत हो रही। लिखा गया है 5 31 19 25। बताओ क्या होगा इसका आंसर?
बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो पता क्या करो, इसके ना प्लेस रख दो, प्लेस। प्लेस भी होता है 2 नंबर पे, ये होता है 15 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 12 पे। तो देखो 2 से 5 कैसे बनेगा, आप लोग से डबल कर दो, 1 जोड़ दो। 2 दूनी 4 और 1 5, 1 जोड़ना है। 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। पैटर्न समझ में आ गया। तो इसमें भी अगर डबल होता है 23 पे, 23 को डबल करना है, अब प्लस 1 जोड़ना है। 23 दूना 46 और 1 कितना 47। तो ये मान लो आंसर होगा 47 से स्टार्ट, ये 12 से स्टार्ट है, कहानी खत्म इसकी भी। ये 15 से स्टार्ट है, कहानी खत्म। ये 16 से स्टार्ट है, इसकी भी कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये 47 से स्टार्ट है, ये इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन 98, यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाता है, उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाता है, तो बताइए इसी प्रकार से पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये बताओ। लिख दो दक्षिण पूरब को क्या कहा गया, पश्चिम। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में जो दिया है उसको नोट करो, बाकी मत देखो। अब आपसे पूछा ना पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये देखो सिर्फ बस पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये देखो। इसके लिए आपको डायग्राम पता होना चाहिए। आपको डायग्राम ये वाला, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये पता होना चाहिए। अब ये देखो दक्षिण पूरब, ये पश्चिम कहाँ कैसे हुआ, दक्षिण पूरब। आप लोग दक्षिण पूरब ये है, इसको लाना है पश्चिम में, पश्चिम ये रहा। अब चाहे इधर से लाओ या इधर से लाओ, लेकिन जहां से एंगल छोटा पड़ेगा, आप लोग 45 45 90 और 45। आपने बोला यहां पे पहुंचने के लिए 135 घूमना पड़ेगा आपको, 135 लेकिन घड़ी की दिशा में। तो एक काम करो, पश्चिम भी घूमेगी 135 लेकिन घड़ी की दिशा में। तो जब यहां से घूमेगी 90 और 45 135, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी। ये चेक क्या करो, ये इसको कितना घुमाना है कि यहां पे पहुंचे आप बोलोगे 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पश्चिम को भी 135 घुमा दो, लेकिन कहां पे, क्लॉकवाइज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताइए इस बार का एग्जाम में आया था, जो कल परसों एग्जाम हुआ था, किसका हुआ था, पटवारी का, पटवारी का नहीं, करनी सहायक, किसका हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का। उसमें भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। ए का स्थान ऊपर से 13वां और बी का स्थान नीचे से कितना 18वां। जब ये आपस में स्थान बदल देते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है, तो अगले नीचे से बी की स्थिति क्या होगी, बताओ सभी लोग इसका आंसर। इसका आंसर दीजिए सभी लोग। ये कल परसों फॉरेस्ट गार्ड में भी आया था, तो जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर जी लाइव कितने बजे से आरंभ करते हो। लाइव चलता है 12 साढ़े 12 बजे से, कभी 12 बजे से, कभी 1-2 बजे से। आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आपको क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। जरा बताना इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। 99 का आंसर बताओ जल्दी। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा। ए और एक व्यक्ति कौन है, बी। यानी क्लास में मैंने कितने बार बता रखे, सपना राणा, बी फॉर बॉय। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी कभी पोजीशन चेंज होती है ना, क्या करोगे, ए और बी लिख दो पहले। ए का स्थान ऊपर से कितना है 13वां, तो ये लिख दो 13, और बी का कितना नीचे से 18। तो या तो लेफ्ट राइट या फिर ऊपर नीचे जो भी है, तो लेफ्ट राइट मान लेते हैं, ये लेफ्ट है, इसे मान लेते हैं नीचे से, ये राइट मान लो। जब इन्होंने स्थिति बदली तो हुआ क्या, जब इन्होंने आपस में स्थान बदले तो ए का स्थान ऊपर से 21वां, तो ए लेफ्ट से कितना हो गया, फिर 21वां, ए के आगे लिख दो 21। अब पूछा है कि बी की स्थिति क्या होगी, कितना आसान क्वेश्चन है ये पूछा है। तो आप लोग चाहे बी की स्थिति पूछे, कुछ भी पूछे, आप देखो इनमें गैप कितना है, यहां से यहां पे गैप कितना है, गैप कितना हुआ,
आप लोग सर 8 का गैप है, कितने का अंतर है, 8 का गैप है। तो यहाँ पे भी 8 का गैप होना चाहिए, क्योंकि गैप तो बराबर होना चाहिए। तो जब 18 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 100, इसका आंसर बताइए जल्दी। 2 3 5 5 11 9 23, नेक्स्ट नंबर बताना है, सीरीज से रिलेटेड है क्वेश्चन है। सी नहीं, V4 बॉय होगा, निशांत जी। 100 बताइए, 100। 2 3 5 5 11 9 23, जल्दी बताइए इसका आंसर। 100 का आंसर बताइए, 100 का आंसर। ए, नवीन सिंह, नवीन सिंह ने बताया ए। जब भी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ना, मैक्सिमम आप पहले सीरीज देखो, कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट है या 3 बार रिपीट है, या कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट है ना, तो याद रखना, कोई भी नंबर चेक करना पहले, कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट है ना, तो याद रखना वो 2 सीरीज बनी है। 2 सीरीज कैसे, अल्टरनेट चेक करोगे ऐसे, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो नंबर आगे चला जाएगा। हमारा आंसर किससे निकलेगा, नेक्स्ट सीरीज से, इस वाले से, ए को छोड़ के, तो इससे निकलेगा हमारा आंसर। तो ऊपर को मत देखो, नीचे वाली सीरीज देखो कि कैसे बढ़ रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 4। तो देखो 2 आंसर आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। कैसे, आप बोलोगे पहले 2 था, फिर 4, अब 6 का होना चाहिए गैप, लेकिन अगर यहाँ पे 6 का गैप हुआ तो 9 प्लस है कितना, 15। 15 ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि 2 बढ़ रहे ना, अगर आप देखते हो तो 2 बढ़ेंगे, लेकिन 6 और 9 कितना, 15। 15 ऑप्शन में नहीं है, तो 6 2 से तो नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये कैसे बढ़ रहा होगा, देखो 2 है ना, फिर यहाँ पे कितना है, 4, तो 2 का डबल कितना, 4, 4 का डबल कितना, 8, क्या पता 8 हो, और 9 प्लस 8 कितना, 17। ऑप्शन दिखाई दे रहा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया सभी को, 18 नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 17। ऑप्शन में अगर 15 होता तो 15 भी इसका आंसर होता। समझ में आया सभी लोगों को। तो ये था आज का पेपर, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, फिर क्लास को ऑफ करते हैं। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? और जिनको भी वीडियो या बी वीडियो के लिए वीडियो या बी वीडियो के लिए तैयारी करनी है, या क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है 18 तारीख से, 18 अप्रैल से, 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा। टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 7 बजे, 7 से 11, मॉर्निंग में टाइमिंग है 7 से 11। ये वीडियो भी वीडियो के लिए है, और आरओ और एआरओ के लिए भी बैच स्टार्ट होगा, वो भी 18 तारीख से स्टार्ट होगा, 18 अप्रैल से। और होगा आपका टाइमिंग होगी 11 से, उसकी टाइमिंग है 11 बजे से, 11 से 3 बजे तक। ये है वीडियो भी वीडियो ऑनलाइन भी है। अगर आपको क्रैश कोर्स ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, शिखर एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। ऑफलाइन आना है तो ऑफलाइन, ऑफलाइन में जो क्या कहते हैं टाइम रहेगा 7 से 11, ठीक है। कुछ भी जानकारी अगर चाहिए होगी तो जो नीचे नंबर आ रहा होगा ऑफिस का, उसमें कॉल कर लेना आप, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।